सेक्शन 16 देखिए, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है। जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोर्ट विषय वस्तु ऐसी है जो कोर्ट के अंतर्गत नहीं आती है, कोर्ट को उसको सुनने का अधिकार नहीं, तो उस कोर्ट उस सूट को सुनने से मना कर देगा। फिर देखिए आप सेक्शन 17, विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद, जहाँ वाद विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति से संबंधित हैं, अनुतोष ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए हैं, वहाँ वह वाद किसी भी ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। अगर कोई बात ऐसे इसकी संपत्ति से रिलेटेड है और संपत्ति उस न्यायालय क्षेत्राधिकार के भीतर है जहाँ पे आप सूट दाखिल कर रहे हैं, तभी वो न्यायालय उस सूट को कंसिडर करेगा अथवा रिजेक्ट कर देगा। फिर देखिए सेक्शन 18, जहाँ न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमा अनिश्चित हैं, वहाँ वाद संस्थित किए जाने का स्थान, जहाँ यह अभिकथन किया जाता है कि वह निश्चित है कि कोई स्थावर संपत्ति दो या दो से अधिक न्यायालयों में किसी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, वहाँ उन न्यायालयों में से कोई भी एक न्यायालय यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभिकथन निश्चितता के लिए आधार है, उस भाव का कथन अभिलिखित कर सकेगा और तब वो संपत्ति में संबंधित किसी भी बात को ग्रहण करने और उसका निपटारा करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकेगा। और बाद में उसकी डिग्री का प्रभाव वही होगा मानो वह संपत्ति उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित हो। जहाँ पर कोई संपत्ति दो या दो से अधिक न्यायालयों के भीतर स्थित है, तो उन दोनों न्यायालयों में से कोई भी न्यायालय उस बात को सुन सकेगा। ठीक है, इस सेक्शन में खाली इतना ही बताया गया है। फिर देखिए सेक्शन 19, शरीर या जंगम संपत्ति पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। इसमें बताया गया है कि कोई भी वाद अगर शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर के लिए प्राप्त करने के लिए सूट दाखिल किया गया है, तो न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को देखा जाएगा और अगर ऐसा जो अगर इसी न्यायालय को वो क्षेत्राधिकार प्राप्त है तो वो उस सूट को कंसिडर करेगा। फिर देखिए सेक्शन 20, अन्य वाद वहाँ संस्कृत किया जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करता है या वाद हेतु पैदा हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य कोई भी वाद, कोई भी सिविल सूट वहाँ पे संस्थित किया जा सकेगा उस न्यायालय में जहाँ पे प्रतिवादी निवास करता है या कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ है। समझ गए? मान लीजिए कि कोई प्रतिवादी है ए, उसने किसी व्यक्ति से बी से कोई लोन लिया, कोई पैसा उधार लिया, ठीक है। अब वो रहता है दिल्ली में और जिससे उधार लिया वो रहता है कानपुर में, तो कहाँ पे वाद संस्थित किया जा सकेगा? तो वाद दिल्ली में भी संस्थित हो सकता है और वाद कानपुर में भी संस्थित हो सकता है, जहाँ पे विषय वस्तु पैदा हुई है, वाद की विषय कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे रेज हुआ है, वहाँ उन दोनों जगहों पे वाद संस्थित किया जा सकता है। मेरे ख्याल है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसमें इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, बाकी सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आगे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन है 26, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। देखिए, वादों का संस्थित किया जाना, हर वाद वादपत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाएगा संस्थित किया जाएगा। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। 20 में दिया हुआ प्रत्येक वादपत्र में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी वादपत्र यानी प्लेंट जो है वो बिना एफिडेविट के कोर्ट में दाखिल नहीं किया जाएगा। अगर आप अपना प्लेंट को बिना शपथ पत्र के दाखिल करते हैं, लगाए हुए दाखिल करते, तो वो प्लेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं आप अपने प्लेंट में दे रहे हैं, अपने वाद पत्र में जो आप फैक्ट्स दे रहे हैं, उसको एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र के माध्यम से उसे साबित करना एक शपथ पत्र के माध्यम से बहुत आवश्यक होता है। अगर आप उसको शपथ पत्र के माध्यम से प्रूफ नहीं करेंगे तो न्यायालय आपके वाद पत्र को खारिज कर देगा। फिर देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 27, सम्मन टू डिफेंडेंट, प्रतिवादियों को सम्मन। जहाँ कोई वाद सम्यक रूप से संसित किया जा चुका है, वहाँ उपसंजात होने और दावे का उत्तर देने के लिए सम्मन प्रतिवादी के नाम निकाला जा सकेगा और उसकी तामील ऐसे दिन को जो वाद के संस्थापन तारीख से 30 दिन के बाद करना हो, द्वितरी से की जाएगी। वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, अ सम्मन में बी इश्यूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट।
वाद संस्थित किए जाने के 30 दिन के भीतर आपको प्रतिवादियों को सम्मन भेजा जाना आवश्यक है। अगर आप प्रतिवादियों को सम्मन 30 दिन के भीतर नहीं भेजते हैं तो आपका सूट नहीं सुना जाएगा। ठीक। नेक्स्ट सेक्शन 28 देखिए, जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहाँ सम्मन अन्य राज्य में तामील किए जाने के लिए ऐसे न्यायालय को और ऐसे रीत से भेजा जा सकेगा जो उस राज्य में प्रवृत्त नियमों के द्वारा विहित किए जाएंगे। वो न्यायालय जिसे ऐसा सम्मन भेजा जाता है उसकी प्राप्ति पर आगे की ऐसी कार्रवाई करेगा मानो वह न्यायालय उस न्यायालय के द्वारा निकाला गया हो, और तब उस सम्मन को तथा उसके बारे में अपनी कार्रवाई का अभिलेख को यदि कोई हो तो उसे निकालने वाले न्यायालय को लौटाएगा। मान लीजिए कोई सम्मन है जो दूसरे राज्य में भेजा जाना है, तो वो न्यायालय क्या करेगा, दूसरे राज्य के न्यायालय को उसके प्रति भेजेगा और वहाँ का न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले उस व्यक्ति को, उस प्रतिवादी को सम्मन इशू करेगा और उसको ऐसे ही माना जाएगा मानो कि यहाँ जो मूल न्यायालय है उसी ने उसको सम्मन सर्व किया हो। इसका मतलब खाली इतना ही है। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 31, साक्षियों का सम्मन। धारा 27, धारा 28 और धारा 29 के उपबंध साक्ष्य देने या दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों को पेश करने के लिए सम्मनों को लागू होंगे। द प्रोविजन इन सेक्शन 27, 28 एंड 29 shall apply to summons to give evidence or to produce document or other material objects। जब सूट की सुनवाई होने लग जाती है तो वादी और प्रतिवादी दोनों तरफ से गवाही देने के लिए गवाहों को सम्मन भेजा जाता है। ठीक, ताकि वो आए और अपने पक्षकारों के प्रति जो उनकी बात कही गई, वाद पत्र और लिखित कथन जो बातें कही गई हैं उसको साबित करने के लिए गवाही कोर्ट में आकर दें। सेक्शन 32 देखिए, पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट। द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू हुम अ सम्मन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 30 एंड फॉर दैट पर्पज में इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एंड इन डिफॉल्ट कमिट हिम टू सिविल पर्सन। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के द्वारा सम्मन भेजने के बावजूद भी नहीं आता है तो न्यायालय को अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा, उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा और उसका विक्रय कर सकेगा, उसके ऊपर जुर्माना लगा सकेगा जो 5,000 रुपये से अधिक का नहीं होगा, और उसे आदेश दे सकेगा कि वो अपने उपसंजाति के लिए प्रतिभूत दे, यानी क्या दे, गारंटी दे, और व्यतिक्रम करने पर अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको सिविल कारागार में सुपुर्द भी भेज सकता है। फिर देखिए लास्ट सेक्शन 33, जजमेंट एंड डिक्री। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो। निर्णय और डिक्री। न्यायालय मामले की सुनवाई हो चुकने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसार में डिक्री होगी। जब सूट पूरा सुन लिया जाएगा न्यायालय के द्वारा और गवाहों की गवाही, दोनों पक्षकारों के गवाहों की गवाही हो जाएगी और कोर्ट इशूज भी फ्रेम कर लेगा, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, फाइनल आर्गूमेंट होने के पश्चात अपना निर्णय सुनाएगा और उस निर्णय के अनुसरण में फाइनली एक डिक्री पारित करेगा। तो ये था पूरा प्रोसीजर। जैसे जैसे इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे आने वाले ऑर्डर और सेक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हुए प्लेन कैसे दाखिल किया जाता है, प्लेन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको मैं यहाँ पे एक प्लेन भी दिखाऊंगा कि कैसे उस प्लेन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आपको साथ साथ प्रैक्टिकल अनुभव होता रहे कि एक वाद पत्र तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और उस वाद पत्र में क्या क्या चीज़ें लिखी जानी चाहिए। इसी तरह से रिटन स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जानी चाहिए, कौन कौन से एप्लीकेशंस हम इस सूट में लगाते हैं, कोई भी सिविल सूट में हम कौन कौन से एप्लीकेशन लगाते हैं, वो सब भी हम यहाँ आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप विधिक ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।